हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम पढ़ चुके हैं आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना सेल का। ठीक है, उससे पहली वीडियो में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, उम्मीद है आपने नहीं किया होगा, है ना। मैं करा देता हूँ भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक करवा चुका हूँ भाई। इन्हीं वीडियोज में एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे एक दिन, तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आपको करवा चुका हूं। बात करते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 6 की। एक ऐसा डायग्राम बना हुआ है, एक बैटरी है, फिर एक और बैटरी है, और यहां पर एक रेजिस्टेंस भाई साहब दिए हुए हैं इस तरीके से। ये रेजिस्टेंस है 5 ओम का, ये 2 वोल्ट की बैटरी, ये 4 वोल्ट की बैटरी, इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम और इसका आंतरिक प्रतिरोध है बच्चों 2 ओम। ये डायग्राम है। क्वेश्चन है दिए गए परिपथ में धारा कितनी होगी। हमें इस परिपथ में विद्युत धारा निकालनी है बच्चों। वैसे हम इस क्वेश्चन को चैप्टर नंबर 5 के ही कंसेप्टों से कर सकते हैं। ये इसने पता नहीं चैप्टर नंबर 6 में क्यों दिया है, बाकी मुझे तो ये चैप्टर नंबर 5 का ही क्वेश्चन लग रहा है। कैसे बच्चों, आपको मैंने करंट का सूत्र क्या बताया था, याद कीजिए आप। I इज इक्वल टू मैंने कहा था ई नेट अपॉन कैपिटल R प्लस R नॉट। किसी को याद हो तो हमेशा मैंने करंट का यही सूत्र अप्लाई किया था, कुल विद्युत वाहक बल बटे बाह्य प्रतिरोध और कुल आंतरिक प्रतिरोध। बात करें इस डायग्राम में ई नॉट की बच्चों, कुल विद्युत वाहक बल की, तो हमारे पास 2 बैटरी हैं। एक बैटरी 4 वोल्ट की है, एक 2 वोल्ट की है। ध्यान से देखिए, दोनों हैं तो सीरीज में विद्युत वाहक बल E1 प्लस E2 होता है, पर बच्चों सीरीज में तो हैं पर विरोध कर रही है। ध्यान से देखो, ये चाहेगी कि करंट इधर जाए और ये चाहे करंट इधर जाए, इन दोनों में कुश्ती होगी और ये बैटरी जीतेगी 2 वोल्ट के मान से। तो जो ई नेट आएगा वो आएगा 4 माइनस 2, कहने का मतलब 2 वोल्ट। कुल अगर मैं R नॉट की बात करता हूं तो 2 श्रेणी में है, तो R1 प्लस R2, 1 प्लस 2 कितना आएगा 3 ओम। ये वैल्यूज अगर ये कैपिटल R 5 ओम है, ये वैल्यूज पुट कर दो, जो चाहिए अपने आप हाजिर हो जाएगा। ई की जगह जमा दीजिए 2, कैपिटल R 5 और ये 3, 1/4 54, कहने का मतलब 0.25 एम्पियर। इसमें कोई चैप्टर नंबर 6 में देने जैसी कोई बात ही नहीं लगी मुझे, तो बड़ा हल्का क्वेश्चन लगा है। बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चाहो तो स्क्रीन पॉज करके लिख लो या इंतजार कर लो, फिर एक साथ समझ लेंगे सबको, है ना। ये था हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 6। बात करें बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 7 की, पढ़िए ध्यान से साथ में। विभवमापी विभवांतर मापने का ऐसा उपकरण है जिसका प्रभावी प्रतिरोध, ऑप्शन दिए हुए हैं, 0 होता है, अनंत होता है, अनिश्चित होता है, या बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करता है। सुनिए ध्यान से, मैंने आपको यह कहा था कि जो विभवमापी है, विभवमापी विभव का क्या पूर्णतः शुद्ध मापन करती है, हां या ना। जो जब हम वोल्ट मीटर से विभव नाप रहे थे बच्चों, तो वो कुछ चोरी कर रहा था, कुछ करंट ग्रहण कर लेता है, पर विभवमापी बिल्कुल एग्जैक्ट नापती है, बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करती। तो क्या मैं इस विभवमापी को बच्चों आदर्श वोल्टमीटर कह सकता हूं क्या? हम इस विभवमापी को क्या कह सकते हैं बच्चों? आदर्श वोल्टमीटर। और अगर विभवमापी आदर्श वोल्टमीटर है तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध तो कितना होता है? अनंत। याद रखना इस बात को। हम विभवमापी को, क्यों, चूंकि जो विभवमापी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नापती है, बिल्कुल सटीक नापती है, उसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं है, इसलिए हम उसको नाम देते हैं बच्चों आदर्श वोल्टमीटर। और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना आता है? अनंत। कहने का मतलब ये हुआ कि जो विभवमापी है ना, उसका प्रतिरोध कितना आएगा? अनंत।
तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। पढ़िए, विभवमापी की सहायता से निम्न में से किस राशि का मापन नहीं किया जा सकता है? पोटेंशियल मीटर के द्वारा ऑप्शन बोलूंगा, बताना इनमें से क्या नहीं नाप सकते। नंबर 1, सेल का विद्युत वाहक बल नाप सकते हैं। मेन कंसेप्ट यही है इसका कि सेल का वोल्टेज नापती है, ये तो नाप सकते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ। धारिता एवं स्वयं प्रेरकत्व, बिल्कुल यही आंसर है। आप विभवमापी की सहायता से बच्चों धारिता नहीं नाप सकते, प्रतिरोध नाप सकते हैं और विद्युत धारा भी नाप सकते हैं। कैसे? आने वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो याद रखना, आप विभवमापी की सहायता से क्या नहीं नाप सकते? विभवमापी की सहायता से धारिता तथा स्वयं प्रेरकत्व का मापन नहीं किया जा सकता है। क्लियर है ना भाई यहां तक? नेक्स्ट देखें आप, क्वेश्चन नंबर 9। एक डायग्राम बना रखा है, चलो मैं भी डायग्राम बनाने का प्रयास करता हूं। मीटर सेतु है ये, यहां तार दिया हुआ है, एल आकार की एक पट्टी यहां है, इस पर एक पेच है, याद है ना बनावट आपको? एल आकार की दूसरी पट्टी ज्यादा ऊंची होगी, एल आकार की दूसरी पट्टी यहां है, इस पर भी एक पेच है, बीच में एक पट्टी है, इस पर 3 पेच हैं, इसमें इसने बैटरी वगैरह जोड़ रखी है। ऐसे डायग्राम बनाता हूं मैं। इसमें इसने जो प्रतिरोध जोड़ा है ना बच्चों, आई होए, वो है 55 ओम, और इसमें जो इसने प्रतिरोध जोड़ा है वो है कैपिटल आर। और बीच वाले पेच का संबंध तो धारामापी से होते हुए किससे होता है बच्चों? जॉकी से। और जो ये लंबाई है ना, ये दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ये डायग्राम इसने बना के दिया है, बुक है आपके पास, आप बुक में देख सकते हो। क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में जो आपको ये डायग्राम दे रखा है, इसमें गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप, नीचे दिए गए चित्र में गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप के साथ मीटर सेतु की प्रायोगिक व्यवस्था दर्शाई गई है। बहुत बढ़िया। अज्ञात प्रतिरोध आर का मान क्या होगा? क्वेश्चन ये है बच्चों, ये डायग्राम दे रखा है और धारामापी शून्य विक्षेप विधि पर है, जीरो डिफ्लेक्शन है, इसमें ध्यान रखना। तो इस आर का मान क्या होगा वो हमें निकालना है। तो देखो कई तरीके हैं इसको करने के। आप याद करो, आर भी यहीं लगाया करता था मैं, तो आर की वैल्यू 55 है, एस की जगह आर है, संतुलन लंबाई कितनी है? 20। इस तरीके से आप कर सकते हो इसको। पहली बात तो अच्छा सवाल कब होता है ये पता है? घुमाता क्या, यहां अननोन कर दे, यहां वैल्यू दे दे, ये लंबाई दे दे, तो बच्चे में थोड़ा क्या कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। तो आप इसमें मेरी सलाह यह है कि आप जनरल कंसेप्ट लगाइए, इस भुजा का इसका अनुपात बराबर इस भुजा का और इसका अनुपात, कि चूंकि धारामापी शून्य विक्षेप की स्थिति में है, अतः ध्यान से देखना, इसका और इसका अनुपात कितना आएगा? 55/R बराबर इसका और इसका अनुपात, ये 20 सेंटीमीटर है, तो इसको रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए 20 रो से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बची हुई डिस्टेंस क्या 80 हो जाएगी आपकी, तो 80 रो ने रो को मार दिया, 1/4 आ गया, ये वज गुना कर लो, तो R बराबर 55 × 4, 5 और 20 की 0 हासिल 2, 20 और 2 22, खेल खत्म। R की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 220 ओम। अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं आया है किसी बंधु को, तो फिर आपका दूसरा तरीका आप सुन लीजिए, खुद कर लेना। R बराबर 55 ओम, S बराबर क्वेश्चन मार्क, L बराबर 20 सेंटीमीटर। ये वैल्यू
आप S बराबर 100 माइनस एल बटे एल इंटू आर में जमा देना, जो आपका आंसर है आपके सामने हो। क्लियर, एकदम बिल्कुल। चलो नोट कर लो, स्क्रीन पॉज कर लो भाई, चाहो तो, ना चाहो तुम्हारी इच्छा है ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यवमापी के तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा आएगा। देखो ध्यान से, जो विभवमापी का तार है, मैं मिश्र धातु का काम में लिया करता था और मैंने क्वेश्चन पूछा था कि व्यवमापी का तार मिश्र धातु का ही क्यों होता है, क्योंकि उसकी जो प्रतिरोधकता है, क्या रो, वो तो होनी चाहिए उच्च, प्रतिरोधकता कैसे होनी चाहिए, उच्च, और जो प्रतिरोध ताप गुणांक है अल्फा, वो होना चाहिए नगण्य, बहुत ही कम, अति अल्प, नेग्लेक्ट कह दें बहुत अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन ये है हमारा कि व्यवमापी के तार का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होना चाहिए, तो आंसर आएगा बच्चों नगण्य। सही आंसर बिल्कुल सही रहेगा। और आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लो, अभी थोड़ी देर पहले करवाया है मैंने, कि किसी प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का संतुलित लंबाई के रूप में सूत्र लिखिए। यहां L1 L2 क्रम से सेल के खुले वह बंद परिपथ में संतुलन लंबाई है। अभी आया था ना आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र, क्या, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर। तो सूत्र याद होना चाहिए डायरेक्ट, इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर, एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो भैया बता देना, अभी ना नोट कर लो, रफ्तार में चलो जल्दी से, स्क्रीन पॉज करके छापो। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। अभी आपने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और 13। जब इनसे रिलेटेड हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो उनको साथ में कंसीडर कर लिया जाएगा। अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन नंबर 1, किरचॉफ के संधि नियम का गणितीय रूप लिखिए। मैं शॉर्ट में आंसर लिख दूंगा, आप लोग आराम से नोट करना। पहला क्वेश्चन है बच्चों, किरचॉफ के संधि नियम का गणितीय रूप लिखिए। तो किरचॉफ के नियम का गणितीय रूप क्या आएगा बच्चों, डैश लगा देना, सिग्मा आई बराबर 0। याद है ना किरचॉफ का नियम, संधि नियम, संधि मतलब पहला, संधि मतलब पहला। तो पहला नियम क्या कहता है कि किसी संधि बिंदु पर, संधि बिंदु समझते हो ना आप, जहां कई करंट मिलते हैं, तो संधि बिंदु पर मिलने वाली कुल धारा कितनी आती है, 0। तो जो किरचॉफ का संधि नियम है उसका गणितीय रूप होगा बच्चों सिग्मा आई बराबर 0, या फिर दूसरा भी लिख सकते हो आप, सिग्मा आई इनकमिंग बराबर सिग्मा आई आउटगोइंग। क्वेश्चन नंबर 2, किरचॉफ का वोल्ट का नियम किस संरक्षण नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण। पहला जो नियम था वो आवेश संरक्षण पर आधारित था और दूसरा नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। तो यहां क्या आएगा, किरचॉफ का वोल्टता नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है।
किरचॉफ का जो वोल्ट का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 3, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था के लिए प्रतिबंध क्या है बच्चों? याद है व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में 4 प्रतिरोध थे ना, पी क्यू आर एस, पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस ना। यहां लिखेंगे व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था का प्रतिबंध क्या? P बटे Q बराबर R बटे S। और अच्छा लिखना चाहो तो चाहे बराबर में डायग्राम बना देना, समझ जाओगे P Q R S है क्या एक्चुअल में। यहां P, यहां Q, यहां R S और सप्लाई यहां से है। इससे समझ जाओगे आप कि P बटे Q बराबर R बटे S का फिजिकल मतलब क्या है। जैसे मैं आंसर लिख रहा हूं, कॉपी में सारे आंसर लिखे हुए होने चाहिए, इनमें से ही एग्जाम में आएगा, याद रही ये बात। मैं देखता हूं कि अक्सर लोग क्वेश्चन वाला वीडियो देखते ही नहीं है भाई, मेन इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन ही ना लायक हो। नेक्स्ट देखिए, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बच्चों मीटर सेतु का सिद्धांत है वो क्या है? व्हीटस्टोन सेतु वाला ही है। तो व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर आधारित है। हम इस लिखेंगे इसमें कि मीटर सेतु, कॉमा लगाइए, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। मीटर सेतु किस पर आधारित है बच्चों? जो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है उस पर आधारित है। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विभवमापी की विभव प्रवणता तार के ताप पर निर्भर क्यों करती है? तार के ताप पर कौन है विभव प्रवणता क्यों निर्भर करती है? देखना ध्यान से। देखो, जब आप विभवमापी का तार है, उसका ताप चेंज होगा तो उससे उसका प्रतिरोध चेंज होगा, और जब प्रतिरोध चेंज होगा तो विभव प्रवणता चेंज होगी, है ना। तो आप क्या कहोगे कि विभवमापी तार का ताप बदलने पर या ताप बदलने से तार का प्रतिरोध बदलेगा, जिससे विभव प्रवणता परिवर्तित होगी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा भाई ना। जो विभवमापी तार है, अगर उसका ताप चेंज करोगे तो उस तार का प्रतिरोध चेंज होगा, ठीक है ना। और प्रतिरोध चेंज होने से उस तार की विभव प्रवणता परिवर्तित हो जाएगी। क्लियर है एकदम, बिल्कुल यहां पर है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपका। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। यदि विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में प्रयुक्त सेल का विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ में प्रयुक्त अज्ञात सेल से कम हो तो क्या होगा? आपको मैंने एक सावधानी लिखाई थी ना कि विभवमापी में जो द्वितीयक परिपथ में सेल लगा हुआ है उसका विद्युत वाहक बल प्राथमिक में जो सेल लगा हुआ है उससे ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर द्वितीयक का सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा हुआ और पहले का अगर कम हुआ तो पता है ना आपको संतुलन लंबाई प्राप्त नहीं होगी। मान लो पहले का 10 वोल्ट है तो उस तार पर 0 से 10 तक बटा हुआ है, तुम 10 तक ही नाप सकते हो, इससे अधिक संभव नहीं है। मतलब क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि यदि विभवमापी के द्वितीयक परिपथ में प्रयुक्त
सेल का विद्युत वाहक बल प्राथमिक परिपथ में लगे सेल से अधिक होगा, ये तो प्रश्न ही है, तो क्या प्राप्त नहीं होगी बच्चों? संतुलन लंबाई प्राप्त नहीं होगी। मेन आंसर तो ये है। और जब तक संतुलन लंबाई प्राप्त नहीं होगी तब तक विभवमापी किसी भी काम का नहीं, क्योंकि जो भी आप नापते हो विभवमापी से वो सब किसके दम पे नापा जाता है? संतुलन लंबाई के दम पर। जब संतुलन लंबाई ही प्राप्त नहीं होगी तो आप विभवमापी से किसी भी चीज का मापन नहीं कर पाओगे, अतः वो काम में ही नहीं आएगा आपके। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए। छोड़ दो इस क्वेश्चन को तो यार, नोट्स में एज इट इज लिखाया है मैंने। विभवमापी की तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन। जो विभवमापी का तार है उसकी एकांक लंबाई पर कितना विभव का पतन हुआ है वो है विभवमापी की विभव प्रवणता। क्लियर है? 8वां क्वेश्चन है, विभवमापी के तार पर अनुप्रस्थ काट तार की संपूर्ण लंबाई में एक समान क्यों होना चाहिए? देखो ध्यान से, जो विभवमापी का तार है ना, मैंने कहा था हम जौकी को रगड़ते नहीं है। क्यों? जौकी को रगड़ने से उसका अनुप्रस्थ काट बदल जाएगा, और जब अनुप्रस्थ काट बदल जाएगा ना बच्चों तो प्रतिरोध बदलेगा, और प्रतिरोध बदलेगा तो विभव प्रवणता बदल जाएगी, और विभव प्रवणता बदलनी नहीं चाहिए। इसलिए अनुप्रस्थ काट एक जैसा होना चाहिए। मैं लिख रहा हूं क्योंकि, सीधा आंसर लिख रहा हूं मैं, क्योंकि अनुप्रस्थ काट परिवर्तित होने से तार का प्रतिरोध परिवर्तित होगा, जिससे क्या? विभव प्रवणता परिवर्तित हो जाएगी, जिससे विभव प्रवणता परिवर्तित हो जाएगी। और चाहे कुछ भी हो जाए, विभव प्रवणता तो परिवर्तित होनी ही नहीं चाहिए। याद रखें आप ये बात ना। 7वां क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया, सॉरी 8वां ही था भाई, 7वां नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विभवमापी के मानकीकरण के लिए डैनियल सेल के अतिरिक्त कौन सा सेल काम में ले सकते हैं? आप याद करो, मानकीकरण में मानक सेल काम में लेते हैं वो सेल जिसका विद्युत वाहक बल पहले से पता हो। और उसके एग्जांपल क्या लिखाए थे मैंने आपको? एक तो ये कौन सा सेल बोल रहा, डैनियल, और एक आपको मैंने कौन सा लिखाया था, कैडमियम सेल। तो आप कैडमियम सेल भी काम में ले सकते हो। और भी कई प्रकार के सेल हैं, बुक में कैडमियम आंसर है तो आप कैडमियम भी याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, विभवमापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है? विभवमापी की जो सुग्राह्यता है वो आप कैसे बढ़ा सकते हो भाई, बताना। सुग्राह्यता बढ़ाने के 2 तरीके हैं। एक तो प्राथमिक परिपथ में लगे हुए सेल का विद्युत वाहक बल कम कर दिया जाए, पर वो उचित तरीका नहीं है। फिर ठीक तरीका क्या है? विभवमापी तार की लंबाई बढ़ाकर। तो मैं बस ये लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर आपका 10, सुग्राह्यता कैसे बढ़ा सकती है ना। तो इसमें लिखेंगे विभवमापी तार की लंबाई बढ़ाकर, विभवमापी तार की लंबाई बढ़ाकर, कॉमा लगाइए, विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। विभवमापी तार की लंबाई बढ़ाकर मेन तरीका है। पर बच्चों लंबाई को भी अपन एक लिमिट में बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लंबाई को आप अनलिमिटेड बढ़ा दीजिए ना, क्योंकि याद है ना आपको हर टर्न में कुछ ना कुछ तार एक्स्ट्रा काम में आ रहा था, है ना। तो लंबाई भी एक लिमिट में बढ़ाई जाएगी, अनलिमिटेड आप लंबाई को भी नहीं बढ़ा पाओगे।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है सुनिए। एक मापी तार की लंबाई 10 मीटर है। तार की जो लंबाई है बच्चों वो आपको 10 मीटर दे रखी है। 1.1 विद्युत वाहक बल का मानक सेल ES स्टैंडर्ड सेल 1.1 वोल्ट 1.1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल का मानक सेल तार की 8.8 मीटर लंबाई पर संतुलित होता है। मानक सेल की लंबाई याद करो, मैं L0 से रिप्रेजेंट करता हूं। यह है बच्चों 8.8 मीटर पर संतुलित होता है। इसे विभवमापी से अधिकतम विभवांतर कितना माप सकते हो? देखो ध्यान से सुनना, मैंने आपको एक बात कही थी कि जब आप विद्युत वाहक बल नापोगे E, तो E का सूत्र होगा बच्चों XL। क्या होगा? XL। और X की जगह पर आप चाहो तो क्या जमा सकते हो? ES अपॉन L0। इंटू में कितना आ जाएगा? L। अरे पूर्णता क्या है? ES बराबर X इंटू L0 आया था, तो X जगह अपन ES अपॉन L0 जमा सकते हैं। और अगर आपको E मैक्सिमम चाहिए बच्चों कि आप अधिकतम कितना नाप सकते हो, तो ये लंबाई मैक्सिमम होनी चाहिए। और लंबाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों वो तार की लंबाई यानी कि कैपिटल L हो सकता है। सारे मान जमा दो इसमें। ES तो है 1.1, ये है 8.8 गुणा कितना है 10। पॉइंट ने पॉइंट मार दिया। 11/88 का मतलब 1/8 का गुणा अगर मैं 10 से करूं तो बच्चों ये आ जाएगा 1.25 वोल्ट। तो आप उस इसका जो विभवमापी में ये आंकड़े दिए हुए हैं, इस विभवमापी से मैक्सिमम कितना वोल्टेज नाप सकते हो बच्चों? 1.25 वोल्ट का मापन कर सकते हैं हम इस विभवमापी द्वारा। याद रहे ये बात, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 और देख लीजिए कि विभवमापी में तांबे का तार प्रयोग नहीं किया जाता है, क्यों? याद है क्या आपको? विभवमापी में तांबे का तार प्रयुक्त क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि तांबे की भाई हमें जो तार चाहिए उसकी प्रतिरोधकता उच्च और प्रतिरोध तापमानांक निम्न चाहिए। तांबे में इसकी उल्टी क्वालिटी है। कौन कौन सी? क्योंकि तांबे की प्रतिरोधकता हमें तो चाहिए उच्च और इसकी होती है निम्न तथा प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है बच्चों? उच्च होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आज के इस लेक्चर में मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े हैं और कुछ अति लघुत्रात्मक क्वेश्चंस भी किए हैं। अब आपका एक अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन बच रहा है 13, उसे अपन जब इससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ाएंगे तो कंसीडर कर लेंगे। क्लियर है बच्चों? बढ़िया, स्क्रीन पे सब क्वेश्चन लिखे हुए हैं, शानदार ढंग से नोट कर लीजिए। बाकी अपन देखेंगे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।